नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग बिहार एस्टेट 2024 का PYQ सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के 50 क्वेश्चंस जो आते हैं उसको देखेंगे। ये आगामी एस्टेट 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये जो पेपर है ये 19/6/2024 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? तो रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्टेज पे अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। चिंतनशील स्तर शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर होता है जिसमें विद्यार्थियों से अधिक सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है। वे समस्या समाधान, नवोन्मेष और निर्णय निर्माण में संलग्न होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच का विकास होता है। यह स्तर स्मृति स्तर और समझ के स्तर से आगे का चरण होता है। इसलिए चिंतनशील रिफ्लेक्टिव लेवल पर ही सबसे अधिक रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। तो इसमें शामिल है डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में सम्मिलित है। इस चरण में शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियां उपयोग करनी है और किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थियों को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट एक्टिव फेज यानी सक्रिय होने के बाद का चरण। उत्तर सक्रिय। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर सक्रिय चरण वह चरण होता है जिसमें विद्यार्थी को यह ज्ञान, कौशल और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। इसमें परीक्षा, मूल्यांकन, फीडबैक और पुनः शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग जैसे कार्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण का किस स्तर का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग स्तर का। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लूम की श्रेणी के अनुसार ब्लूम की
श्रेणी के अनुप्रयोग स्तर से संबंधित है, क्योंकि इसमें छात्र को अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए नेल्सन मंडेला से साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न बनाने होते हैं। यह कौशल यह दर्शाता है कि छात्र ने जानकारी को समझा और उसे व्यवहार में लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस यानी संश्लेषण। व्याख्या देखते हैं। विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना, यह प्रक्रिया ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिंथेसिस यानी संश्लेषण कहलाती है। संश्लेषण यानी सिंथेसिस विभिन्न चरणों, सूचनाओं, तथ्यों और अनुभवों को संगठित करके एक नया दृष्टिकोण, नवीन योजना, उत्पाद या समाधान तैयार करना है। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, किसी विचार या कार्य का मूल्यांकन या निर्णय लेना। विश्लेषण यानी एनालिसिस, किसी चीज को उसके घटकों में विभाजित कर उसकी संरचना को समझना। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, सीखे गए ज्ञान को नए संदर्भ में लागू करना। अगला प्रश्न है, एक शैक्षिक विधि जहाँ शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया सचेत, चरणबद्ध यानी सिस्टमैटिक और उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें तर्क, विश्लेषण, साक्ष्य और निर्णय की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इस दृष्टिकोण में चीजों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण गहरी समझ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है। इसमें केवल तथ्यों को याद रखना नहीं होता, बल्कि किसी विषय, घटना या समस्या के मूल सिद्धांतों, अंतर्निहित तत्वों, कारणों, प्रभावों और वास्तविक दुनिया में उनके अनुप्रयोगों को गहराई से समझना शामिल होता है। यह क्यों और कैसे पर जोर देता है, जिससे छात्र जानकारी को केवल रटने के बजाय उसे सार्थक रूप से जोड़ सके और उसका विश्लेषण कर सके। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पहला, पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में
समझाना। तीसरा, विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। नलिन सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर्स हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। नलिनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों से स्पष्ट है कि वह बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाह रही है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार हर बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं अलग अलग होती है। एक शिक्षक के रूप में नलिनी इन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रही है कि वह कक्षा में मौजूद विविध बुद्धिमत्ताओं वाले सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें प्रभावी ढंग से सिखा सके। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी हैं। तो इसमें से सिर्फ एक को छोड़कर पाठ योजना में सभी सम्मिलित हैं। तो है रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, यानी योजना की कठोरता, इसे शामिल नहीं किया जाता है। बाकी बात क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की स्पष्टता, नॉलेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ पीपल्स, विद्यार्थियों का ज्ञान। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाठ योजना के सिद्धांतों में योजना की कठोरता शामिल नहीं है। पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। इन सिद्धांतों में शामिल है उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से पाठ पढ़ा रहा है। दूसरा है शिक्षण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग, शिक्षक को विषय वस्तु, शिक्षण विधियों और शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ पुपिल्स, पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। तो विस्तृत करना यानी एलोबरेट करना इसका एक उदाहरण है। परियोजना आधारित गतिविधियां एलेबोरेट विस्तृत करना चरण का उदाहरण है, क्योंकि वे छात्रों के ज्ञान को गहराई से समझने और प्रयोग में लाने का अवसर देती है। 5E मॉडल। पहला है इंगेज, संलग्न करना। इसका अर्थ है रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जैसे प्रश्न पूछना या चित्र दिखाना। दूसरा है एक्सप्लोर, अन्वेषण करना, प्रयोग या अवलोकन द्वारा जानकारी इकट्ठा करना, जैसे गतिविधियों या खोज करना। तीसरा है एक्सप्लेन,
स्पष्ट करना, अवधारणाओं को समझना और चर्चा करना, जैसे शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। चौथा है एलोबरेट करना, यानी विस्तृत करना, सीखी गई बातों को नए संदर्भों में लागू करना, जैसे परियोजना, रिपोर्ट, पोस्टर आदि। और पांचवा है इवैल्यूएट, यानी मूल्यांकन करना, सीख का मूल्यांकन करना, जैसे परीक्षण या प्रस्तुति। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक D.W. एलन एंड कीथ एचिसन हैं। D.W. एलन और कीथ एचिसन। सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी माइक्रो टीचिंग की शुरुआत 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुई थी। इस विधि को विकसित करने का श्रेय D.W. एलन और कीथ एचिसन को जाता है। उन्होंने यह तकनीक शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए विकसित की थी। इसमें शिक्षकों को सीमित समय, सीमित विद्यार्थियों और सीमित शिक्षण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रुप डिस्कशन का फायदा है। तो ग्रुप डिस्कशन का फायदा है यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ यह है कि यह किसी मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। ग्रुप डिस्कशन ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों की राय सुनते हैं और एक ही मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है टीम शिक्षण से डैश का एकीकरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीम शिक्षण से करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है जब दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा या छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं तो वे अक्सर अपने अपने विषयों का या विशेषज्ञता क्षेत्रों को एक साथ जोड़ते हैं। इससे विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित होते हैं और छात्र जानकारी को अधिक समग्र और एकीकृत तरीके से सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान शिक्षक और एक अंग्रेजी शिक्षक मिलकर एक ऐसे विषय पर पढ़ा सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं और उनसे संबंधित लेखन कौशल दोनों शामिल हो, जिससे पाठ्यक्रम के दो अलग अलग हिस्से एक साथ आ सके। अगला प्रश्न है डैश व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो पर्याप्त कक्षा वातावरण यानी एडिक्वेट क्लासरूम
environment। पर्याप्त कक्षा वातावरण का अर्थ है कक्षा में सीखने के लिए एक बुनियादी स्तर की व्यवस्था मौजूद है, जैसे कि छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, हवा और बुनियादी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति, सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। व्याख्या देखते हैं। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। पर्यवेक्षण शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। सुपर जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, और विजन जिसका अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। इस प्रकार शाब्दिक रूप से पर्यवेक्षण का अर्थ ऊपर से देखना यानी ओवरसीइंग होता है, जिसमें एक उच्च स्तर का ज्ञान और अधिकार दैट मीन्स शक्ति शामिल होता है। पर्यवेक्षक का कार्य कर्मचारियों के काम को निर्देशित करना, मार्गदर्शन देना और उनकी गतिविधियों की निगरानी करना होता है। अगला प्रश्न है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। व्याख्या देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे व्यापक और प्रभावी हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों की गुणवत्ता और अनुकूलन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कक्षा में प्रेरित यानी मोटिवेटेड बच्चों की पहचान उनके सीखने के प्रति सक्रिय और जिज्ञासु व्यवहार से होती है। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं और अपने संदेह स्पष्ट करना चाहते हैं और ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि वे अंदरूनी रूप से प्रेरित यानी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तो छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों को आवश्यक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वे छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा दे सके। परामर्श कौशल यानी काउंसलिंग स्किल का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास में मदद करना है। इसके अंतर्गत मानसिक और भावनात्मक सहयोग, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान,
आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का विकास शामिल है। सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। एक शिक्षक को यदि परामर्श कौशल में दक्ष हो तो वह छात्रों की सीखने की क्षमता और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। तो उससे मदद मिलती है यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट्स तैयार करने से शिक्षक को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पाठ के मुख्य तत्वों को स्पष्ट रूप से पहचानने और व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। समय का सही उपयोग होता है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होती है। शिक्षक की प्रस्तुति सुसंगठित और प्रभावी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षण अधिक सार्थक, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य है ये सभी यानी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हों। विद्वान नागरिकों का निर्माण करें, समझदार नागरिक बनाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य दिए गए सभी विकल्पों को समाहित करता है। ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समझदार नागरिक स्वाभाविक रूप से समाज के लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है यानी मेजरमेंट मापन। जब केवल संख्यात्मक प्रदर्शन की बात होती है जैसे 75/100 तो वह मापन यानी मेजरमेंट कहलाता है। अन्य विकल्प हैं जैसे आकलन, असेसमेंट। यह छात्र की समग्र समझ, दृष्टिकोण, कौशल आदि का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में अवलोकन करता है। दूसरा है मूल्यांकन। इसमें मापन, व्याख्या, निर्णय शामिल होता है। यह बताता है कि प्राप्त अंकों का अर्थ क्या है और क्या सुधार आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो सीखने के प्रक्रिया के दौरान, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह मूल्यांकन का एक सतत और रचनात्मक रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने में मदद करना और शिक्षकों को उनके शिक्षण को समायोजित करने में सहायता करना है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के तरीके शामिल हो सकते हैं जैसे कक्षा चर्चा, अवलोकन, प्रश्न पूछना और रचनात्मक
प्रतिक्रिया देना। यह छात्रों को उनकी प्रगति समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है। तो यह है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रगति की निगरानी करना, उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्रदान करना, शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर संवाद जैसे प्रश्न पूछना, चर्चा करना, विचारों का आदान प्रदान करना रचनात्मक आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शिक्षक को शिक्षण को समायोजित करने और छात्रों को अपनी समझ में सुधार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार डैश को ध्यान में रखते हुए भूमिका निभाता है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए यानी छात्रों की ज़रूरतें, छात्रों की रुचि और छात्रों की क्षमताएं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इन तीनों पहलुओं का समावेश करता है ताकि शिक्षा व्यक्ति केंद्रित और प्रभावशाली बन सके। ये सभी कारक ज़रूरतें, रुचि, क्षमताएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक प्रभावी पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक पाठ्यचर्या जो छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होती है, वह सीखने को अधिक प्रभावी, आकर्षक और व्यक्तिगत बनाती है। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्रीय आधार संबंधित है। ये समाज से संबंधित है यानी कि सोसाइटी से। समाज शास्त्रीय आधार सोशियोलॉजिकल बेसिस सीधे तौर पर समाज से संबंधित है। समाज शास्त्रीय आधार उन सिद्धांतों और अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो समाज, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली और उस पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन करते हैं। यह शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि पर सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? ये शिक्षण की तकनीक कौन नहीं है? तो बालवाड़ी जो है ये नहीं है। बाकी बात ये ड्रिलिंग टेक्निक, इलस्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, ये तीनों जो हैं ये शिक्षण तकनीक है। बालवाड़ी यानी किंडरगार्टन शिक्षा की एक संस्था या स्तर है, न कि एक तकनीक है। ड्रिलिंग तकनीक यह एक प्रशिक्षणात्मक विधि है जो अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होती है, जैसे गणितीय तथ्यों या व्याकरण नियमों का अभ्यास। चित्रण इलस्ट्रेशन यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक चित्रों
उदाहरणों या आरेखों के माध्यम से विषय को समझाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो यह है सी, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। व्याख्या देखते हैं। वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत यह मानता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना कैसा है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अन्य लोगों, विशेषकर शिक्षक या अधिक सक्षम साथियों के साथ सहयोग और बातचीत यानी इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें आंतरिक प्रेरणा और सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वाइगोत्स्की ने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी है, जो यह बताती है कि छात्र क्या स्वयं कर सकते हैं और क्या वे दूसरों की मदद से सीख सकते हैं। यह सहयोगात्मक और अंतःक्रियात्मक शिक्षण का आधार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। अवलोकन विधि का प्रयोग कर कक्षा में बच्चों के गुण दोषों का विश्लेषण करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है? तो लिंगुआ फोन जो है ये श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। लिंगुआ फोन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। एडियास्कोप एक प्रोजेक्शन यंत्र है जो छवियों, वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाता है। फ्लैश कार्ड छोटे छोटे कार्ड होते हैं जिन पर शब्द, चित्र, संख्याएं लिखी होती है। दोनों ही वस्तुओं का प्रयोग बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले, बिफोर इट्स एक्चुअल प्रेजेंटेशन। व्याख्या देखते हैं। शिक्षकों को सहायक सामग्री की वास्तविक प्रस्तुति से पहले उसके उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए ताकि वह बच्चों को प्रभावित कर सके। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया? तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी भूमि स्वामियों यानी लैंड लॉर्ड्स के समर्थन में। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह को वहाँ के भूस्वामियों यानी किसानों के समर्थन में शुरू किया था, जो बाढ़ और फसल खराब होने के कारण टैक्स
माफी की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वर्ष 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि अन्य राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 बाद में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट को है। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को है। संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल हैं, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यानी 79 संसद के गठन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज पार्टी से जुड़े थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर असंतोष के कारण बनी, जो गैर असहयोग आंदोलन को छोड़कर विधायी परिषदों में भाग लेने के पक्ष में थी। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? तो यह है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विकास का सर्वोच्च शासी निकाय भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीतियों, अनुसंधान और विकास को निर्देशित करना है। अगला प्रश्न है, डैश वह स्थान है जहां हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं? तो भोजन और खेल के स्टॉल हमें मेला में मिलते हैं। मेला एक स्थान है जहां भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं, साथ ही मनोरंजन और व्यापारिक गतिविधियां भी होती है। अगला प्रश्न है, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी होते हैं। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ड्रिबलिंग, शूटिंग, पास, स्लैम डंक, ब्लॉक, सील थ्रो, पॉइंट, बैककोर्ट, पिंक एंड रोल आदि शब्द इस खेल से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, डैश हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? तो ये सभी हैं, लोहा भी है, सोडियम भी है और कैल्शियम भी है। लोहा, सोडियम, कैल्शियम सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण खनिज हैं। लोहा हीमोग्लोबिन बनाने और ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है। सोडियम
तंत्रिका संचालन, मांसपेशियों के संकुचन तथा द्रव्य संतुलन के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वह ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? तो उसने नारियल के पेड़ देखे होंगे। रेहाना ने केरल में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे होंगे वह नारियल के होंगे, क्योंकि केरल एक तटीय राज्य है जहां नारियल बहुतायत में पाए जाते हैं, जबकि विकल्प के अन्य पेड़ जैसे सेब और देवदार ठंडे इलाकों जैसे शिमला में तथा लीची उत्तर भारत के गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह ग्रेनोला साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? तो ग्रेन्स यानी अनाज। ग्रेनोला साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे खाद्य पदार्थ अनाज समूह से संबंधित है, क्योंकि ये सभी साबुत अनाज से बने होते हैं जो फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। अनाज समूह में गेहूं, ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, क्विनोआ आदि शामिल है, जो स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब 41 से जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसमें रीजनिंग और मैथ्स है। कोशिश कीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करवे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, 80 डिग्री के कोण का पूरक कोण है। तो पूरक कोण 80 डिग्री का क्या हो जाएगा? वो 10 डिग्री, यानी पूरक कोण होता है 90 डिग्री जो होता है वो पूरक कोण होता है। तो 80 में हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पिरामिड में होता है। तो वर्गाकार पिरामिड में 5 फेसेस यानी 5 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, 16 और 20 का महत्तम समापर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो इसका 16 और 20 का HCF हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4 का टेबल से दोनों जो है हाईएस्ट वो डिवाइड जाता है। अगला प्रश्न है, 10 + 2 + 1 को सम करना है। तो 10 + 2 + 1 दैट इज 10 + 2 + 1/10 और +1/100 है। तो इसको सबको सम करना है तो ये आ जाएगा 12.12 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप की परिमिति यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B ये होता है। तो इसको फॉर्मूला लगाने पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें, यानी कि ये रीजनिंग का प्रश्न है। अब तो इसमें ये दिया है पहला ये F का U यानी कि ये विपरीत अक्षर है। तो इसमें तो H का फर्स्ट विपरीत क्या हो जाएगा? तो H का ये B आ जाएगा, S हो जाएगा, यानी कि आंसर SGWQ हो जाएगा। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 0, 7,
26 63 124, तो नेक्स्ट इसमें 215 हो जाएगा, यानी कि क्यूब है, यानी कि ये 1 क्यूब 2 क्यूब +1 3 क्यूब +1 नहीं -1 है, फिर 5 क्यूब -1 6 क्यूब -1, तो इसमें 7 क्यूब और -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है बी सी की चाची है, ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीजा, यानी ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है जीव मनुष्य तथा ग्रह के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? यानी कि जीव मनुष्य तथा ग्रह, तो सब क्या है? सभी, मतलब जीव के अंदर आ जाएगा मनुष्य और ग्रह आ जाएगा अलग। आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द चुनिए। मतलब ये अक्षर दिया गया है, इसका उपयोग करके इनमें से कौन सा नहीं लिखा जा सकता? तो रिकॉर्ड जो है वो नहीं लिखा जा सकता है। कि देखिए इसमें जो है, देखिए आर है, ई भी है, सी है, ओ है, आर है और डी, तो ये नहीं रिकॉर्ड जो है ये नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक पसंद और शेयर अगर कीजिएगा तो कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए जल्द से जल्द इसका अगला पेपर 16/6/24 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।